नमस्कार डॉक्टर्स। नागार्जुन नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से मैं विक्रम सिंह लाहौरी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और पीसीओडी के बाद में पीसीओएस के बाद में अभी जो बात अपन करने वाले हैं वो है फाइब्रॉइड्स की, यूटेरिन फाइब्रॉइड्स। और इसी से जुड़ा हुआ जो है वो है फाइब्रॉइड्स ऑफ ब्रेस्ट। तो सबसे पहली चीज तो ये समझने की है कि फाइब्रॉइड्स जो है वो नॉन कैंसरस एक्स्ट्रा ग्रोथ्स होती हैं। और दोनों प्रकार के जो फाइब्रॉइड्स हैं उस फाइब्रॉइड्स में जो हार्मोन्स हैं इनका काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फाइब्रॉइड्स ऑफ यूट्रस की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स ऑफ ब्रेस्ट की। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ मैं हूं विक्रम सिंह लाहौरी। और सबसे पहले दो चीजों को हमें समझना है यहाँ पर, एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और इसके बाद में मीनोपॉज। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो समझने के लिए ये है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है आपके प्रोलिफरेटिव स्टेज से, इस समय एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। और जो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनका जो एज है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले कभी फाइब्रॉइड नहीं होगा। और दूसरी बात ये होगी कि जिस लेडी को मीनोपॉज हो चुका है उस लेडी को भी फाइब्रॉइड की समस्या नहीं होगी। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे बेस है पॉइंट बनाने का, जो पहला पॉइंट है हमारे पास में वो ये है कि हमें इस एक्सिस एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल करना है। इट मीन्स यहां पर हम आ गए हैं किस चीज के लिए, हमें हमारी जो हार्मोनल कंट्रोल है उस पे ध्यान देना है, एस्ट्रोजन को कंट्रोल करना है। सबसे पहली तो ये बात है। दूसरी चीज फाइब्रॉइड के मैटर पे ये होती है कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है और साथ ही साथ में एज बढ़ने के साथ में जब उसे मीनोपोजल स्टेज आने लगती है तो चूंकि ये फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस होते हैं और शुरुआती दिनों में तो ऐसा होता है कि कई बार जब तक अगर हम इन्वेस्टिगेशन ना कराएं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को फाइब्रॉइड है। और इंडिया के अंदर लगभग 60% जो महिलाएं हैं उनमें ये समस्या होती है, लेकिन कभी पता नहीं चल पाती जब तक कि वो साइज में बड़ा ना हो और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ना आए। लेकिन जो नॉर्मली होता है उस नॉर्मल में ये बात है कि जैसे जैसे मीनोपोजल स्टेज आती जाएगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कम होगा, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम होने लगेगा। तो ये जो फाइब्रॉइड्स हैं आपके ये अपने आप सिकुड़ने लगते हैं या कभी कभी कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फाइब्रॉइड्स क्या है। तो उस चीज को हम थोड़ा सा थियोरेटिकल समझ लेते हैं, बाद में बहुत छोटे वीडियो में बहुत अच्छी फाइब्रॉइड के लिए आपकी थ्योरी आ जाएगी। फिर भी मैं आपको एक लाइन ये बता देता हूं कि अगर फाइब्रॉइड का भी आपको ट्रीटमेंट करना है तो इसका का पूरा सिस्टम जो है वो पीसीओडी और पीसीओएस के जैसा ही है। फिर भी सामान्य सी जानकारी के लिए an abnormal growth in uterus, sometimes they are larger in size and it causes woman faces severe abdominal pain and heavy periods. In other cases they cause no sign or symptoms. The growth are typically benign or non-cancerous. The cause of fibroid is unknown.
तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ये नॉन कैंसरस फैक्टर होता है। सबसे पहली बात तो ये है, ये साइज में बड़े भी हो सकते हैं, और जिस समय ये साइज में बड़े होते हैं तो उस समय एक एबनॉर्मल पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ में आपको देखने के लिए मिलता है वहां पर सीवियर एब्डोमेन पेन। लेकिन इसकी ग्रोथ होने का क्या कारण है, ये कारण अननोन है। और 99% अगर इस पे वर्क करते हैं हम लोग तो वो सिर्फ हार्मोनल थ्योरी के आधार पे करते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। तो अब इसके बाद में जब हम कॉज की बात करते हैं तो हाई एस्ट्रोजन लेवल इसका मेन कॉज निकल के आता है, जो कि अभी तक मेडिकल साइंस में नोन है, जिसे अभी तक मेडिकल साइंस मानता है कि जो 99% जो बेस बना के हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो है हाई एस्ट्रोजन लेवल। और ये क्या होता है कि एस्ट्रोजन क्या करता है कि जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है हर मंथ में, तो ये क्या रहता है कि जो यूटेरिन लाइनिंग्स होती है, जो लेयर्स होती हैं, तो एस्ट्रोजन उसको पहले तो रिग्रेट करता है, और उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन जो है फिर इसको क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। और दूसरी चीज, एस्ट्रोजन का लेवल जब ज्यादा होता है तो ये क्या करते हैं कि ये बार बार जो लेयर है यूटेरिन लेयर को उसको बनाता है बिगाड़ता है, बनाता है बिगाड़ता है, और इसके कारण ये जो फाइब्रॉइड बढ़ता है तो उस फाइब्रॉइड के बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, या एक लाइन में बोले तो उसको बढ़ाता है। दूसरी चीज आती है हेरिडिटी। तीसरी चीज आती है आपकी बार बार होने वाली प्रेगनेंसी। ये अगर आप कोई बेबी हुआ है, डिलीवरी हुई है, और उसके बाद में लगातार लगातार अगर हम प्रेग्नेंट होती रहे कोई लेडी, तो भी ये फाइब्रॉइड की समस्या आपको देखने के लिए आती है। और इसके बाद में क्या होता है, बॉडी वेट। तो एक्सिस बॉडी वेट भी ये फाइब्रॉइड होने का कारण हो सकता है। अब इसका कार्टिसोल के साथ कैसा रिलेशन है, क्यों रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये बॉडी वेट और फाइब्रॉइड्स जो है ये हम लोगों को पहले देखना है और उस पर ध्यान देना है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी इनकरेजेस द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फाइब्रॉइड में डेवलप एंड डिपेंडेंट ग्रो रैपिडली। तो जितनी बार ये प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी उतनी बार क्या है, आपके फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फाइब्रॉइड में श्रिंक ड्यूरिंग एंड आफ्टर मीनोपोज, ठीक है। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विल डिक्रीज इन दैट टाइम। तो मीनोपोजल स्टेज पे ये जो होता है, ये दोनों चीजों के लेवल कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ में ये जो फाइब्रॉइड्स हैं उनके भी बनने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो जब हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे को ये समझ में आती है कि हमें बॉडी के अंदर वो टेम्परामेंट क्रिएट करना है जो टेम्परामेंट होता है एक मीनोपोजल स्टेज के समय। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, कोई इतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो हम कर ना पाए। लेकिन इसकी सिंपल सी एक फिलॉसफी है कि अगर आपके पेशेंट के पास फाइब्रॉइड की कंडीशन आ रही है, उसका साइज कुछ भी हो, तो उस फाइब्रॉइड को कंट्रोल करने के लिए हमें काम वो करना है जो कि एक मीनोपोजल स्टेज पे होता है, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कंट्रोल करना है, एक्सिस ब्लीडिंग को रोकना है, और साथ ही साथ में हमें ऐसा काम करना है जिससे कि मीनोपोजल कंडीशन हम पैदा कर सके। इसी कारण से यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन हम सिलेक्ट करेंगे वो सारी की सारी हायर डायल्यूशन पे होगी, चाहे हम उसको एंडोक्राइन लेवल से समझें, चाहे हम उसको ऑर्गेनिक लेवल से समझें, चाहे हम मेडिसिन के फील्ड ऑफ एक्शन और प्रॉपर्टी के हिसाब से समझें। सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो सिम्टम्स पे आप देख रहे हैं कि हैवी ब्लीडिंग आपको देखने मिलती है, लेकिन इस हैवी ब्लीडिंग को हमें डिफरेंशिएट करना होता है किस चीज से, हमें नॉर्मल मेनोरेजिया और नॉर्मल मेट्रोजिया से इसे डिफरेंशिएट करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि
ये हैवी ब्लीडिंग लगातार बनी हुई है तो पेशेंट की हमें जो है इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी होती है। उस कंडीशन में भी जब हम हैवी ब्लीडिंग के पेशेंट को ट्रीट करते हैं मेनोरेजिया या मेट्रोजिया की कंडीशन में, तो उस समय भी यहाँ पे आपकी जो बेस मेडिसिन निकल के आती है वो सिंपल सी है। वही सिंपल सी मेडिसिन आपके फाइब्रॉइड्स को भी कंट्रोल करेगी और उसके सिम्टम को भी रोकेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग बिटवीन एंड ड्यूरिंग योर पीरियड्स इंक्लूड क्लॉट्स। आपके पीरियड के पेशेंट के पीरियड के बीच में ये हैवी ब्लीडिंग होगी और उसमें क्लॉट्स आएंगे, इसका मतलब ये फाइब्रॉइड हो सकता है। तो सीधा सा सिंपल है, यहाँ पर जो सिस्टम है वो हमें क्या करना है, एक ऐसी मेडिसिन का यूज करना है जो कि आपके हार्मोन्स को, आपकी यूटेरिन लेवल को, यूटेरिन वॉल्स को सॉरी, और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके। तो सिंपल सा यहाँ पे आपके पास दो मेडिसिन निकल के आता है, वो है A1 और C1। इसका हायर डाइल्यूशन में आपको इस कंडीशन में यूज करना है। ये फाइब्रॉइड पे भी काम करेगा और साथ ही साथ ब्लीडिंग पे भी काम करेगा। इसके बाद पेन इन पेल्विस और लोअर बैक। तो पेन आपकी पेल्विस में पेन देखने के लिए मिलेगा और जो लोअर बैक है उस पर पेन दिखने मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें प्रोटीन यूरिया, क्योंकि यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो उस कंडीशन में भी ये बैक पेन की समस्या आती है। और साथ ही साथ डिस्क बल्जिंग से हमको थोड़ा डिफरेंशिएट यहाँ पर करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने जो आपको पहली चीज बताया था कि अगर हम नर्वस बीटा ब्लॉकर की भी बात करें तो एक मेडिसिन एक फॉर्मूला फिर दो जगह काम कर लेगा। तो यहाँ पर S3C3 F1 और Y। तो इस कंडीशन पे उन मेडिसिन को हमें साथ में लेना है। A1 और C1 तो आपकी बेस मेडिसिन इस समय, एक्चुअली C1 आपकी बेस मेडिसिन बन चुकी है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके साथ हमें A1 को लेके चलना है। लेकिन अगर साथ ही साथ में फाइब्रॉइड है और ब्लीडिंग नहीं है लेकिन हमें पेल्विक पेन बहुत ज्यादा सीवियर या सीवियर बैक पेन बना हुआ है, तो उस जगह पर हम S3C3 का यूज कर सकते हैं। अब S3C3 यहाँ पे दो काम करेगा, पहले नर्व बीटा ब्लॉक करके आपके पेन को कंट्रोल करेगा और दूसरी बात क्या करेगा कि लेयर्स ऑफ यूट्रस पे ये काम करने वाला है। और वैसे भी जहां पर भी ग्रोथ की बात आती है, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रोथ की बात आती है, तो वहां पर S3C3 आपको ऐड करना ही होता है। स्मॉल ग्लैंड्स की स्वेलिंग है या स्मॉल ग्लैंड्स की कोई प्रॉब्लम है या स्मॉल ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करना है तो भी आपको S3C3 देना ही पड़ेगा। F1Y कंडीशनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप ना दें। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट जो बेस मेडिसिन वो C1 आपकी आ जाती है, जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल को भी कंट्रोल करेगी और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर जो मास बन रहा है या जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो अभी तक आपके पास कितनी मेडिसिन आ गई है? सिम्टोमेटिक बेस पे जाए तो फर्स्ट बेस मेडिसिन आपकी आ गई है फॉर द फाइब्रॉइड ओनली, इट इज C1। सिम्टोमेटिक बेस पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो A1, अगर पेन है साथ में तो S3C3 अल्टरनेट C1, और अगर पेन और ब्लीडिंग दोनों ही है तो A1 प्लस C1 इन हायर डाइल्यूशन, अल्टरनेट S3C3 इन हायर डाइल्यूशन। देखो सब कुछ बता दिया मैंने, मैं कुछ नहीं छुपाता हूं। आप इन चीजों को याद रखिए और नोट कीजिए, बता दिया है। इसके बाद में जो तीसरी चीज आती है कि जब इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्पिंग एंड यूरिनेशन, तो जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा उस समय जो क्रैम्प्स की समस्या है वो बढ़ जाएगी। अब इस क्रैम्प्स को अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो वो डिहाइड्रेशन से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे क्रैम्प आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्रैम्प ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा किस चीज से? हमें डिफरेंशिएट करना होगा इसको आपके डिहाइड्रेशन से। और अगर डिहाइड्रेशन से हमें डिफरेंशिएट हम नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी मेडिसिन बनेगी तो वहां
H3C3 के साथ में आप व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये पेन, क्रैम्पिंग और साथ ही साथ में जो रेस्टलेसनेस है उसको भी कंट्रोल कर लेगा और ये क्रैम्पिंग बंद हो जाएगी। यहाँ पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी या व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी को हम एक्सटर्नल एप्लीकेट भी कर सकते हैं, लोअर एब्डामिन के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर, और आप जहां पर भी क्रैम्पिंग समझ आपको आ रही है तो वहां पर। तो ये इतनी बातें हमें ध्यान में रखने की है। अब जल्दी से ये चीजें हमें समझ में आ गई है, बेस मेडिसिन हमें पता है क्या हो गया है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन और के प्रोडक्शन को रोकना है। तो यहां पर हमें सबसे पहले जो वर्क करना पड़ेगा वो हाइपोथैलेमस पे करना पड़ेगा। तो आपके पास आगे मेडिसिन F1 जो कि आपका मास्टरपीस है, मास्टरमाइंड है, ग्रैंडफादर है, तो उसको हम सबसे पहले कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हमको यूज करना होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और ऐसी मेडिसिन जो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोक सके और यूटेरिन लेयर्स या वॉल्स के ऊपर अपना सपोर्ट रख सके। तो वहां पे आपको देखने के लिए H3 और C3 ऑलरेडी मिल जाता है। अगर रेस्टलेसनेस को हमको रोकना है, बहुत ज्यादा अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर अगर हमको वर्क करना है, तो S10 को पॉजिटिव और लिटर डाइल्यूशन में अलग से यूज किया जा सकता है। येलो इलेक्ट्रिसिटी को हम H3C3 हायर डाइल्यूशन के साथ में, F1 को हायर डाइल्यूशन के साथ में, येलो इलेक्ट्रिसिटी के साथ पॉजिटिव, येलो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो एक फर्स्ट जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा H3C3F1 Y का, जिसमें H3C3F1 हायर डाइल्यूशन में होंगे और जो Y है उसकी मात्रा ज्यादा होगी उस कॉम्बिनेशन के अंदर। और इसे हम बना के पेशेंट के कंडीशन के हिसाब निगेटिव डोजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे हमें क्रैम्पिंग देखने मिल रही है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी को S10 के साथ ऐड करके पॉजिटिव डोजेज में दे सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का कर सकते हैं। अब यहां पर जो फाइनल फंडा आपको निकल के आता है, A1 + C1, ब्लीडिंग ज्यादा है तो BE की कम मात्रा लेके A1C1 को हायर डाइल्यूशन में डाल के उस ड्रॉप को या उस मेडिसिन को हमको रेडी करना है, जिसकी 5-5 ड्रॉप दिन में 3-4 बार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें जो दूसरा फंडा यूज करना है वो है H3C3F1 और Y का, जिसमें Y की मात्रा ज्यादा रहेगी। इसे हम 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं 1 चम्मच पानी के अंदर हायर डाइल्यूशन में, ये आप याद रखेंगे। और अगर हमें पेशेंट के जो अदर सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर उससे नींद नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो S10 और WE को लिटर डाइल्यूशन में पॉजिटिव डोसेज में आफ्टर मील्स पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके बाद में जो एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो ये रखना है कि विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो फाइब्राइड को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए फाइब्राइड का कोई पेशेंट हो तो उसका विटामिन डी आप टेस्ट करा लें। अगर वो डिफिशियंसी है तो S10 और WE के ही साथ में आप C4 को ऐड करके लिटर डाइल्यूशन में पेशेंट को दे सकते हैं। सब कुछ बता दिया ना, दे सकते हैं। तो ये आपके 3 कॉम्बिनेशन बन गए हैं। यहाँ पे C4 को हम 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं, या तो हायर डाइल्यूशन से आके लीटर पे जाए, या फिर हम डायरेक्टली D6 या D7 या D10 से अगर हम C4 को स्टार्ट करते हैं और S10 को स्टार्ट करते हैं WE के साथ में, तो भी हमें रिजल्ट आ जाएगा। आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कफ का दोष है, और कफ दोष के ऊपर मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट को नहीं होना चाहिए। और केरल आयुर्वेद लिमिटेड में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर अर्चना सुकुमारन ने कहा है कि कफ दोष को रोक लीजिए, फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब कुछ बता दिया मैंने, आप नोट्स बनाते रहिए।